गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम 9th क्लास का सेकंड लेसन रीड कर रहे हैं और आज की हमारी हेडिंग रहेगी अक्टूबर के बाद क्या बदला। तो आज हम जानेंगे कि जब 1917 में यानी अक्टूबर में जब वहाँ पर क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद यानी वहाँ के सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया, ये पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, बोल्शेविक मैंने बताया था, जो लेनिन था इनका नेता, बोल्शेविक के निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। यानी बोल्शेविक नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति पर लोगों का अधिकार हो। ज़्यादातर उद्योग और बैंकों को नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, क्योंकि लेनिन थीम्स की मैंने अप्रैल थीम्स था जो लेनिन ने यानी 3 मांगे की थी। एक तो ये युद्ध को बंद करने की, दूसरी उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो तीसरी थी किसानों को भूमि में किसानों जो भूमि थी वहाँ की किसानों में बांट देना। तो बोल्शेविक का ही पढ़ रहे हैं हम। तो पहले उसने यानी वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों का या बैंकों का यानी 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उसका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित यानी सभी की सामाजिक, आप जानते हैं, घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट मिल गई थी। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे। बेघर या जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी जा सके, ताकि उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवी टोपी यानी इसमें जब उनकी जो यानी परिधान का अर्थ होता है बेटा पहनावा, तो जो पहनावा आयोजित किया गया उसमें यानी सोवी टोपी का चुनाव भी किया गया। आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा बार बार कि जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे और ज़्यादातर उद्योगों का 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था और वे चाहते थे कि उनका जो स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को यानी उन्होंने सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को यानी जो जमींदारों की ज़मीन थी उन पर कब्जा देने की खुली छूट दे दी गई थी। जो बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के पर्याप्त हिस्से को छोड़कर यानी जो बड़े मकान थे उनके छोटे छोटे मकान कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे, ताकि वे जिनके पास घर नहीं है बेघर वालों को यानी रहने के लिए जगह दी जाए। और इस प्रकार जैसे हमने बड़ा वर्दी जो पढ़ा है, वर्दी बदल दी थी और वहाँ का जो परिधान में यानी सोवी टोपी का चुनाव कर दिया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला। बेटा ये भी याद रखना है कि बोल्शेविकों ने 1917 में चुनाव करवाए, लेकिन बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को यानी खारिज कर दिया गया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी, यानी जब उसको बहुमत नहीं मिले तो उसने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उनका कहना था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी या असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बाद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिस्टोस्क में जर्मनी से संधि यानी समझौता कर लिया। बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाला एकमात्र पार्टी यानी रह गई थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बनकर रह गया, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जो पार्टी नहीं थी प्रतिद्वंद्विता करने के लिए, इसलिए वह एक दलीय व्यवस्था वाला बनकर रह गया। ट्रेड यूनियनों का पार्टी पर नियंत्रण रहता था। गुप्तचर जिसे पहले चेका के बाद और जिसे पहले चेका बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया जा करती थी।
बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया था। इसके बाद है बेटा आपका गृह युद्ध के बारे में जानेंगे। बेटा गृह युद्ध क्या होता है? जब बोल्शेविकों ने जर्मन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। याद रखिए बेटा, यानी जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का, कि वहाँ की ज़मीन जो सामंत वर्गों की ज़मीन है किसानों में बांट दी जाए, तो इस तरह का आदेश दिया तो रूस की सेना यानी टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए फिर घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक यानी जो बोल्शेविक नहीं थे, गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियों संगठित यानी लड़ाई लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का नियंत्रण हो गया। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और समाजवाद में फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बाद गृह युद्ध के दौरान लूटमार हुई, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। याद रखें, मुस्लिम और जदीदियों के। जहां रूसी उपनिवेश ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ रही थी। मध्य एशिया स्थित खीवा बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार यानी क्या चाहती है। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता यानी दे दी गई। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों की कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश की। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से यानी ज़्यादातर सफल हो गए। इसके बाद है बेटा आपकी हेडिंग समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जारी रखा, यानी बोल्शेविकों ने उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती की छूट दे दी, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष में जो योजना बनाई जाती है बेटा उसको कहते हैं पंचवर्षीय। पहली 2 योजनाएं ये याद रखें 1927 से 32 में बनी, दूसरी 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें शिथिल कर दी, यानी ना कीमतें घटेंगी ना बढ़ेंगी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, यानी इससे प्रभाव थोड़ा अच्छा रहा अर्थव्यवस्था का। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच में तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई।
और नए उद्योग यानी वृद्धि होने के कारण नए उद्योग अस्तित्व में आ गए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। जब काम अधिक तेज गति से होने लगा तो कार्य स्थिति यानी जहाँ पर कार्य किया जाता वहाँ स्थिति बिगड़ने लगी। मैग्निटोस्कोग्रैक शहर में स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क पार कर दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। शक्ति स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी यानी अच्छे मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि जो सरकारी संसाधन थे वे सीमित थे। नेक्स्ट बेटा हेडिंग आती है हमारा स्टालिनवाद का सामूहिकरण। ये हेडिंग बेटा पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए थैंक यू।